Hello students, welcome to class 12th chemistry chapter 4 chemical kinetics is going on. Students, chapter 4 is complete and today we are going to start book question. In this video students, I explain you numericals, very important numericals फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उससे पहले यहाँ पर छोटे छोटे से दो टॉपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे से, उनको भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो छूट गए थे। तो स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है और देखना है ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, उस केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में जब आप इंक्रीजमेंट करते हो तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब किसी रिएक्शन के टेम्परेचर में हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हैं तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो दुगना हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये नोट कर देता हूँ मैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन increases 2 times, increases 2 times on increasing 10 degree temperature, on increasing 10 degree centigrade temperature. It is called टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या बोलोगे आप, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो रेट और रेट कांस्टेंट, उसको कैसे डिटरमाइन करोगे आप। देखो, किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसको हम T डिग्री सेंटीग्रेड मान लें और T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आप लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस रिएक्शन का जो टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं आराम से इस रिलेशन से, किस तरह से आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिटरमाइन करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है उसके टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हो तो उसका जो रेट होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये काम आता है। और देखो, एक और है स्टूडेंट्स यहाँ पर, मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। एक टॉपिक और है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इस ग्राफ को। कई बार ये क्या है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस ग्राफ को, ओनली ग्राफ को प्लॉट करवाता है ये, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं पूछते, ठीक है ना। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इस साइड में तो हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है ना। और यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स हम एनर्जी, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एनर्जी, ठीक है ना। अब देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, आप अगर किसी रिएक्टेंट की रिएक्शन कराते हो तो वो रिएक्टेंट फर्स्ट में उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। मान लेते हैं ये रिएक्शन T1 टेम्परेचर पर चल रही है, क्लियर है ना। ये रिएक्शन T1 टेम्परेचर पर चल रही है और यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। ये उस रिएक्शन की क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर आप इस रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हो तो ये रिएक्शन किस तरह से जाएगी, जल्दी होगी ना। अरे जल्दी होगी ना 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। और इस टेम्परेचर को आप मान लेते हो T2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जगह पर जो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं इस वाले एरिया में, क्लियर है ना। तो इसको लिख देंगे हम फ्रैक्शन ऑफ कैपेबल मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ कैपेबल मॉलिक्यूल showing effective collision, showing effective collision। ये वाला जो एरिया है यहीं पर मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव कॉलिजन आ रही है। अब इफेक्टिव कॉलिजन यहाँ पर हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पर ही इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इफेक्टिव कॉलिजन, यहाँ तो कोई कॉलिजन आ ही नहीं रहा है, जहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है वहाँ पर ही इफेक्टिव कॉलिजन है रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की, क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो आपको ये ग्राफ सीधे डायरेक्ट ध्यान रखना है। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए, तो ओनली आपसे ग्राफ बनवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो छोटे छोटे से टॉपिक थे जो चैप्टर में रह गए थे और अब आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। और अब स्टूडेंट्स हम जो बुक के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ है शो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, क्लियर है ना। उसमें आपके पास ए जो रिएक्शन दे रखी है वो है स्टूडेंट्स के रेट दे रखा है आपको ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2, एक तो ये दे रखा है। और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास बी रेट दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक तरह रेट होता है रेट ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में इनके ऑर्डर बताने हैं आपको। तो आपको ध्यान होगा
कोई भी जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए आप लोग क्या करते हो, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका सम कर देते हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो इनके जितनी भी जो कोफिशिएंट दे रखे हैं यहाँ पर, जो पावर दे रखी हैं, उन पावर्स को क्या कर देंगे आप, ऐड कर दोगे, सम कर दोगे उनका, और उनका सम करेंगे तो आपको क्या पर क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसको पता है, रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और उस स्लो स्टेप में ही जो पावर रिएक्टेंट्स की आती है, उन पावर्स का सम ही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो पहली वाली जो रिएक्शन है उसका हम ऑर्डर निकालते हैं, ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 3/2। दोनों का ऐड कीजिए, एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 3 4/2 इक्वल टू 2। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी बताओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। इसका ऑर्डर आप निकालेंगे, बी का सम कर दो, 3/2 माइनस 1, क्लियर है, 2 3 माइनस 2 हाफ, कितना आया, हाफ। तो ये क्या है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। हाफ ऑर्डर का मतलब इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, फटाफट से नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, hydrogen and nitrogen gases are obtained by the decomposition of ammonia at the surface of platinum. The rate constant of this zero order reaction is 2.5 into 10 power minus 4 mole second inverse. Then determine the rate of formation of N2 and S2. आपको रिएक्शन दे रखी है, देखो अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है N2 प्लस H2 का। बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि आपको स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन को नोट करना है। ठीक है ना। और इसको लिया है हमने प्लेटिनम की सरफेस पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी, और इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट यहाँ पर जो गिवन है वो है 2.5 10 पावर माइनस 4। बताओ इसका वो क्या होता है, यूनिट बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है फॉर्मेशन
रेट ऑफ N2 एंड फॉर्मेशन रेट ऑफ H2, ये दो चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखो किस तरह से स्टार्ट करोगे। अब आप लोग इस चीज़ को ध्यान से चेक कीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है कि नहीं होता है भाई। K इक्वल टू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन उनके रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाएगा, जो गिवन है वैल्यू, क्या गिवन है वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर -4। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये दे रखा है आपको, स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। तो देखो स्टार्ट करने के लिए मैं रिएक्शन को दोबारा से लिख रहा हूं। रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डिकम्पोजिशन करना है एट प्लेटिनम सरफेस। तो रिएक्शन आप नोट करेंगे। आपको ध्यान रखना है सिस्टम क्या रखना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। सिस्टम को बड़े गौर से देखना है किस तरह से न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है। N2 + 3H2 क्लियर है। ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन आपने यहाँ पर नोट कर दी। अब क्या कर दें, देखो अब यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हो, चूँकि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को आप R से डिनोट करते हो और ये किसके इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट के। तो स्टूडेंट्स बताओ यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ 2.5 इंटू 10 पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन नोट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना बेटा। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री रेट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट करेंगे। इस रेट ऑफ रिएक्शन को नोट करोगे आप स्टूडेंट्स, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और इसको आप कैसे डिनोट करते हो स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन लगाकर, क्योंकि रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है ना। और जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट यानी कि जो भी यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर आपको दे रखा है उसको आप क्या करोगे, 2 से उससे डिवाइड कर दोगे। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ हमने लिखा था वहाँ आपको इस चीज़ को बताया था कि रिएक्टेंट के पास अगर कोई भी मैथमेटिकल नंबर प्रेजेंट है, यानी कि उसका कोई भी कोफिशिएंट अगर प्रेजेंट है, तो उस कोफिशिएंट को आप कहाँ पर नोट करोगे, डिवाइड में। ठीक है ना। इक्वल टू इसका लिख दो अब, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, पॉजिटिव में आएगा, प्रोडक्ट है, और इसको फॉर्म होने में लगा टाइम, इक्वल टू पॉजिटिव में आएगा, ये भी क्या है, प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, टाइम टेकन टू फॉर्म हाइड्रोजन, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। तो यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना। अब हमको अपने क्वेश्चन पे जाओ
और अपने क्वेश्चन पे जाकर उसमें ये चेक करो कि वो हमसे क्या डिटरमाइन करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन की रेट को डिटरमाइन करना है, ये तो पूछ रहा है ना अपने से। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं डिटरमाइन करता हूँ नाइट्रोजन के फॉर्मेशन की रेट। तो यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का बनने का जो वेग क्या था, बनने का यानी कि नाइट्रोजन गैस का जो निर्माण हुआ है उसका रेट क्या था, वो अब डिटरमाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर किस तरह से नोट करोगे उसको, हम नोट कर सकते हैं R इक्वल टू पॉजिटिव डेल N2 नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और टाइम टेकन, ठीक है ना। तो देखो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वही इक्वल आ रहा है किसके, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के निर्माण का जो वेग है वो किसके इक्वल आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो आप नोट क्या कर सकते हैं यहाँ पर भाई, आर की वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही। आर की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो सामने लिख सकता हूँ 2.5 10⁻⁻⁴, यही तो आएगा। अरे यही तो आएगा भाई साहब, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो आपका ये आ गया, नाइट्रोजन गैस के फॉर्मेशन की रेट कितनी आ गई, 2.5 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो निकालना है हमने को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन का रेट निकालना है आपको। बिल्कुल सेम ऐसे लिख के लाओ स्टूडेंट्स, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल H2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 3 इंटू डेल T, पॉजिटिव में आएगा ये, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, डेल H2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल T इक्वल टू 3R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ये R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो कैसे नोट करेंगे, डेल H2 डिवाइडेड बाई डेल T इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2.5 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7.5 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हाइड्रोजन के फॉर्मेशन की वेलोसिटी आ गई, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आ गया 7.5 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ गया ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज़ और डिटरमाइन कर सकते हो। आप लोग ने इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन का रेट तो निकाल लिया, लेकिन आप इस रिएक्शन में आप डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया निकाल सकते हो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, इसे भी डिटरमाइन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास ये रहा फॉर्मूला, लेकिन ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, और हो सकता है एग्जाम में हमसे ये पूछ भी ले कि आप डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का भी रेट डिटरमाइन करो। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो तब आप इसका यूज़ करोगे। तो देखो बेटा, मैं यहाँ एक्स्ट्रा इसको कर रहा हूँ, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है ये। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन का रेट निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका पास फॉर्मूला है R इक्वल टू माइनस डेल NH3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई T, क्लियर।
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देखो क्या हो जाएगा, डेल NH3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 डेल टी माइनस 2R आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -2R हो जाएगा। अब -2 इंटू आर की वैल्यू रख दो 2.5 10 पावर -4 कितना आ जाएगा बताओ, -5.0 10 पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये इसके डिकम्पोजिशन की रेट आ गई, किसकी, अमोनिया की। समझ आ रही है कि ना आ रही बात? अरे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है यार, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कुछ और होती है और फाइनल कंसंट्रेशन कुछ और होती है। और जब आप कंसंट्रेशन निकालते हो रिएक्टेंट की तो फाइनल में से इनिशियल को घटाते हो, घटाते कि नहीं घटाते, सही है ना, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हो तो नेगेटिव तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो एक रिएक्शन दे रखी है और उससे आपको ये डाटा ऑब्टेन होता है, और ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन तो मैं नोट कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पर जो भी हमको एसेंशियल चीज़ें उनको नोट कर रहे हैं। तो देखो आपके पास रिएक्शन है 2N2O5 इक्वल टू 2N2O4 प्लस O2, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में आपको प्रेशर दे रखा है स्टूडेंट्स और टेम्परेचर दे रखा है, और आपको यहाँ पर रेस्ट कांस्टेंट निकालना है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कीजिए, यहाँ पर दे रखा है देखो T इक्वल टू 0 सेकेंड पर रिएक्टेंट की जो प्रेशर है वो है 0.5 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और T इक्वल टू 100 सेकेंड पर यहाँ पर दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.512 एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप ढंग से देखो, ये डाटा आपको दे रखा है इस रिएक्शन का, T बराबर 0 जब सेकेंड पर, यानी कि जब स्टार्ट हो रही है रिएक्शन तो उस टाइम पर इस रिएक्शन का जो प्रेशर है वो 0.5 atm है, और 100 सेकेंड पर जब 100 सेकेंड तक ये रिएक्शन हो लेती है तो प्रेशर आ जाता है 0.512 atm। क्लियर है ना। और अब आपको इसमें रेट कांस्टेंट निकालना है, और बच्चों आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे करना स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग ध्यान से चेक करो, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो बड़े गौर से देखना है आपको। मेरे पास रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, 2N2O5 इक्वल टू 2N2O4 प्लस O2। क्लियर है। तो देखो T टाइम पर जब T इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 0.5 एटमॉस्फेरिक है ना। इसका प्रेशर कितना है, 0.5 एटमॉस्फेरिक, और इन दोनों का क्या आ जाएगा बताओ, 0 आएगा ना।
अरे इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। 0 टाइम पर देख रहे हैं, t इक्वल टू 0 सेकेंड, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0 0। अब आपको चेक करना है कितने पर, 100 सेकेंड के बाद। अगर t इक्वल टू 100 सेकेंड हो जाता है, 100 सेकेंड के बाद इसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, बताओ। इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सोचो भाई। इसके अंदर से एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, गैस जो होती हैं, गैसेस में जो प्रेशर होता है, प्रेशर उनकी कंसंट्रेशन होता है गैसों की। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, समझ आ रही है बात। प्रेशर भी एक तरह की कंसंट्रेशन ही है गैसेस के लिए। तो ये इसकी N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन है आपको। अब इस कंसंट्रेशन में से ही डिक्रीज होगी ये जब प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो यही कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। इसको नोट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर यहां पर गिवन है वो गैसेस के लिए एज ए क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा 0.5 atm जो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो 0.5 में से कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होगा। मान लेता हूँ मैं इसके x मोल डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स x की जगह पर 2x नोट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि N2O5 के 2 मोल्स आप यहाँ पर ले रहे हो, इसलिए मेरे को यहाँ पर 2 मोल्स को ही डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो जाएगा 2 मोल्स तो N2O4 के और x मोल किसके, ऑक्सीजन के। समझ में आ रही है बात, x मोल किसके आ गए आपके पास, ऑक्सीजन के। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हुआ है वो हमने नोट कर लिया। अब इसमें से हमको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम भाई। x की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को जो टोटल कंसंट्रेशन इधर दे रखी है N2O5 की, जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है 0.512, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन सब के सम के इक्वल होनी चाहिए ये वाली कंसंट्रेशन। समझ आ रही है बात भाई। ये डिक्रीज हो रहा है इस कंसंट्रेशन में से, और ये आपको फॉर्म हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इन सब का जो टोटल कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट के आपके पास ऑब्टेन हो रही है। तो देखो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टोटल, चलो एक तरह से ऐसे लिख दूं मैं, टोटल प्रेशर, टी टाइम बाद, पीटी डाल रहा हूं मैं, आफ्टर टी टाइम जो प्रेशर है वो कितना है, कितना आएगा, वो इन सब के इक्वल आएगा। देखो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, और ये आफ्टर टी टाइम प्रेशर कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा। तो मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ, देखो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 0.512, और ये क्या हो जाएगा 0.5, 2x से 2x गए हो, प्लस x इक्वल टू 0.512, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.512 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 0.012, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.12। अब देखो, अब आपको इसका क्या डिटरमाइन करना था, रेट कांस्टेंट,
और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है वो उसका कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो फॉर्मूला है। तो बच्चों आप यहाँ पर चेक करो किस किस की वैल्यू आ गई, आपके पास A की वैल्यू आ गई और A माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। चेक करें, देखो यहाँ पर आपके पास A की वैल्यू तो है ही, A की वैल्यू तो है ही आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कहाँ, ये आ गई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नीचे नोट करूँगा एट T100 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो बड़ो क्वेश्चन है थोड़ा सा ही, एट 100 सेकेंड, इस 100 सेकेंड पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन आएगी ना, तो ये क्या आएगी A माइनस एक्स, कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 0.12 A माइनस एक्स निकालनी है ना, सॉरी A माइनस एक्स की वैल्यू निकालो अभी। तो देखो A माइनस एक्स की निकालनी है आपको, तो A का है ई रही, कितना है 0.5, और 0.5 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2x। A माइनस एक्स ई तो थे, ई तो A और ई A माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू हमने निकाली ली है। अब आप यहाँ में थे A माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दो, देखो 0.5 माइनस 2x इक्वल टू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, कितने का ये बताओ, इक्वल टू 0.5 माइनस 0.024, यही तो आई। और तो A माइनस एक्स की वैल्यू कितने का आ जाएगी बताओ, 0.5 में तो यह घटा दो 0.476 आएगी, यही तो आएगी 476, सही है ना। तो चलो आपके पास A माइनस एक्स की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ये रही 5.5 ATM। और अब आप स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर सकते हो। तो देखो फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अभी बोल रहा था ना मैं, क्या था K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A माइनस एक्स, ये तो है। तो स्टूडेंट्स आप वैल्यूज़ को रखिए, वैल्यूज़ को रखिए इक्वल टू, देखो 2.303, T की वैल्यू क्या है 100, आफ्टर 100 सेकेंड इतना निकालना है, log A की वैल्यू क्या है 0.5 अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.476। ये वैल्यूज़ आपने नोट कर दी हैं और अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करें, दोनों पॉइंट न हटाओ और दोनों पॉइंट को जब हटाएंगे हम तो ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी ना, तो ये 500 अपॉन 476 आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई। इसको मान लो मैं इधर यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं लॉग वाले पोर्शन को, ठीक है ना। तो 0.5 अपॉन 476 है, ये क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई
476, यही तो होगा ना। तो अप्रॉक्सीमेटली यह मान लें हम कितने, एक 1.02 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली मान लो भाई, 1 एक बार चला जाएगा इसका डिवाइड, और फिर 0.02 इतना ही मान सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ चुकी है वो क्या है बताओ, फाइनल वैल्यू क्या लोग नोट करोगे, फाइनल वैल्यू नोट कर दो आप। इसको हटा देता हूँ, नोट करना पड़ेगा हमने। टू 2.303/100 log 1.050 कुछ भी मान लो, और आगे कच्ची मान लो, ठीक है ना। आगे और बढ़ावेंगे यार, पूरा सॉल्व करेंगे तो इतने ही आवेगो, या कि डिवाइड है। अब देखो log 1 पॉइंट है, थोड़ा सा गौर करना, तो log 1 की वैल्यू क्या हुआ है, 0, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0.0504 हो रहा है, तो यहाँ पर log की वैल्यू तो आएगी, log की वैल्यू तो आएगी। तो इसको आप क्या मान सकते हो, 0.01 मान लो, 0.02 मान लो, तो इस पूरे log की वैल्यू क्या मान सकते हो आप, log 1.050 इक्वल टू मान लो आप 0.02, भाई log 1 की तो 0 हो जाती है। अब 0.504 की कितनी आ गई, 0.02 मान लो है, ठीक है ना। तो आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 0.2 ये आ गया, ठीक है ना। यही तो वैल्यू आई है भाई। अब देखो इसकी जी पॉइंट को हटा लो, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4.606 इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये नीचे 100 आ जाएगा, 10 पावर 4 आ जाएगा, तो ये 10 पावर 4 कहाँ चले जाएगा, माइनस में चले जाओ ना, कैलकुलेशन तो कर सकें। तो रेट कांस्टेंट कहते हैं कागो 4.606 10 पावर -4, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो कितना होता है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड इनवर्स। ये आंसर आ गया बच्चों आपके पास। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ गया आपके पास 4.606 इंटू 10 पावर -4 सेकंड इनवर्स, ठीक है। एक बार और देख लो, ये रिएक्शन आपको दी हुई है। इस रिएक्शन में टी की वैल्यू जब 0 सेकेंड है तो उस टाइम पर आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रेशर दे रखा है, लेकिन प्रेशर भी गैसों के लिए एक प्रकार की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। प्रेशर जो है वो क्या है 0.5 एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। आफ्टर 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन रह जाती है वो कितनी है, 0.512 atm। क्लियर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। क्लियर। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने रिएक्शन को यहाँ पर नोट कर लिया और अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल इजी वे में चेक करें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास ये फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट का, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको वैल्यू ए की चाहिए और a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे, तभी तो डिटरमाइन कर पाओगे ना आप। तो पहले तो हमको a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 सेकेंड पर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो तो हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन। ये तो a की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a माइनस एक्स और चाहिए। तो a माइनस एक्स डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया कि अब ये मान लेते हैं
कि 100 सेकंड के बाद 0.5 कंसंट्रेशन है, उसमें से x मोल इसके डिकम्पोज हो गए। 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ इसलिए किया है क्योंकि आपने यहाँ पर रिएक्टेंट को कितने स्टोइकियोमेट्री में लिया है, 2 मोल्स है ना, इसलिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इसमें से x डिकम्पोज होता है तो इधर आपको ये N2O4 भी x ऑप्टेन होता है और ऑक्सीजन भी x मोल ऑप्टेन होती है। इसके 2 मोल ऑप्टेन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम अगर इसकी टोटल कंसंट्रेशन देखें, 100 सेकंड पर देख रहे हैं हम, 100 सेकंड पर इसकी टोटल कंसंट्रेशन देखें तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0.512 के बराबर होनी चाहिए 100 सेकंड पर। तो हमने इसकी टोटल जो कंसंट्रेशन है या टोटल जो प्रेशर है, प्रेशर एज ए कंसंट्रेशन, हमने सबको ऐड कर दिया और सबको ऐड करके किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया। यही तो आ रही है फाइनल, ठीक है ना। और इसके इक्वल करने के बाद क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 0.012। क्लियर, x की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पर a-x निकालना है। ये a-x ही तो होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन में से इसकी जो डिकम्पोज होने वाली कंसंट्रेशन उसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस a-x की यानी कि 100 सेकंड पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, a-x, और a-x की वैल्यू निकालेंगे आप 0.5 - 2x, x की वैल्यू रख दो, आपके पास a-x की वैल्यू आ गई 0.476। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, a-x की वैल्यू आ चुकी है और t की वैल्यू आपको गिवन ही है 100 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन लगा दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, लग गया, सबकी वैल्यूज को रख दिया। लॉग को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। लॉग को सॉल्व करना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सब लॉग से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपके पास रेट कांस्टेंट आ गया ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखो एक क्वेश्चन और चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्वेश्चन नंबर 4, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K1 नोट कर दूं, 60 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 1/10 पार्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको बताना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इतना है तो इसके 1/10 पार्ट को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। 1/10 पार्ट को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, ये डिटरमाइन करना है टाइम। ठीक है, तो देखें, करें स्टार्ट। यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है टाइम टेकन टू डिकम्पोज 1/10 पार्ट। ठीक है ना, तो देखो सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, ए। मान लेता हूं मैं इसको कैपिटल ए मान लेता हूं। ठीक है, चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो आप। ठीक है भाई साहब, इनिशियल कंसंट्रेशन तो है गई आपके पास ई, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल ए। अब देखते हैं आफ्टर 1/10 डिकम्पोजिशन, आफ्टर 1/10 डिकम्पोजिशन, भाई 1/10वां हिस्सा इसका गायब होना है, 10वें हिस्से को गायब करना है आपको। किसके को, इसके को। ठीक है ना, रेट रेस्ट
10वां भाग इसका डिकम्पोज हो जाएगा, तो बचने वाली रेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रेस्ट ऑफ लिख दो या रिमेन्स कंसंट्रेशन लिख दो, रिमेन्स लिखो, रिमेन्स कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? 1/10वां हिस्सा तो इसका डिकम्पोज हो गया है। तो देखो ए का 10 पार्ट डिकम्पोज हो गया, 10 पार्ट डिकम्पोज हो गया, तो यानी कि ए कंसंट्रेशन में से 10वां भाग गया, तो इसकी जो शेष बची कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी? A/10। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों बताओ? A-x की। किसकी वैल्यू आ गई? A-x की। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से तो घटेगी, ठीक है ना? हाँ जी, तो लगा दो फॉर्मूला लगा दो, फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है इंटीग्रेटेड इक्वेशन? K = 2.303 अपॉन T log A/A-x। डिटरमाइन क्या करना है? टाइम। और T = क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन K log A-x। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो T = क्या हो गया? 2.303 अपॉन 60, के की वैल्यू 60 दे रखी है ना, log A/A/10, ठीक है ना? A की वैल्यू तो A कैपिटल A और A-x की वैल्यू A/10, ठीक है भाई साहब? बड़े नॉर्मल तरीका से करके लाए हैं हम, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से चेक करना। तो देखो T = क्या आ गया? 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10 लगा, मिल सकता है, कहीं नहीं भी मिल सकता, डायरेक्ट भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो देखो यह वाले पोर्शन में सॉल्व करिए, A/10 क्या हो जाएगा? A/A × 10, A से A कट गया, क्या बच गया? log 10। ये तो बचेगा log 10 है, तो और log 10 की वैल्यू क्या हुआ है? 1। तो T = क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 1। डायरेक्ट कर दो, दे दो भाग, ठीक है? कितना आ गया? 0.0385 सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स मत लगाई हूँ, सेकेंड लगाओ, कांस्टेंट की हम लगाएंगे इनवर्स तो। और इसको कैसे नोट कर सकते हैं? T की वैल्यू को पॉइंट है 2 पीछे को बढ़ा दो, अरे पॉइंट है 2 पीछे को बढ़ा दो, या जगह पे ले आओ। 3.85 नोट करेंगे तो 10⁻⁻2 सेकेंड, ये आंसर आ गया, ठीक है? तो देखो न्यूमेरिकल्स, इसके दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लंबे भी हैं और कुछ टिपिकल भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखेंगे और प्रत्येक न्यूमेरिकल ठीक से ढंग से चेक करेंगे तो आपकी समझ जरूर आएंगे, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस यही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि लंबे लंबे न्यूमेरिकल हैं। तो हालांकि सॉल्व आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल को कराऊंगा मैं, तो आप प्लीज़ ढंग से इनको चेक करना, और ढंग से चेक करने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपकी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट्स भी किया करो कि हमारी समझ आ गया, या फिर आपको दोबारा से रिवाइज कराना है। ओके स्टूडेंट्स।